नमस्कार, स्वागत है आपका लर्निंग शॉर्ट्स में। आज हम बात करेंगे मेघराज क्लाउड के बारे में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो क्लाउड कंप्यूटिंग में बोला था कि हम मेघराज के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तो आज ये वीडियो मेघराज के लिए है और इसमें डिटेल में हम बात करेंगे कि मेघराज क्या है और क्या क्या इसके हाइलाइट्स हैं, कैसे कैसे इसका ऑपरेशंस होता है, क्या क्या गवर्नेंस है, क्यों स्टार्ट हुआ था, बाकी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके लिए क्या स्कोप है मेघराज में और क्या क्या फ्यूचर है मेघराज का। डिटेल में बात करेंगे इन सब के बारे में, तो चलिए आगे चलते हैं। तो मेघराज है क्या? सो मेघराज बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनका इनिशिएटिव था। 2013 में स्टार्ट हुआ था। 2014 में लॉन्च हुआ मेघराज और इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि गवर्नमेंट रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उनको क्लाउड रेडी किया जाए। सिटीजन्स के लिए रीच बढ़ाना है। तो दिस इज़ बेसिकली जो G2C हम जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीज़न, उस पहल के थ्रू था। और पैन इंडिया प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक स्टेट के लिए प्रोग्राम है, पैन इंडिया प्रोग्राम है पूरा। तो तो मैटीएम बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनका इनिशिएटिव था। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि मेघराज के स्पेसिफिक हैं, क्योंकि हम क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और सास और पास वो सब पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि टिपिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या बेनिफिट हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्टेक्स्ट में मेघराज के क्या बेनिफिट हैं। आज हम बात करेंगे टिपिकली और डेडिकेटेड मेघराज के बारे में, बिकॉज अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे तो मेघराज के वही बेनिफिट्स हैं जो टिपिकल क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स होते हैं, रैपिड इलेक्ट्रिसिटी और टाइम टू मार्केट और पे एज यू गो मॉडल जो भी हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज बात नहीं करेंगे। तो जैसा कि हमने बोला कि मेघराज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड है, GI क्लाउड है। नाम बहुत अच्छा रखा है मेघराज पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। मेघराज का मेन इनिशिएटिव यही था कि जो ई सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की जो सिटीजन्स के लिए हैं उनकी रीच बढ़ाई जाए और जो ICT स्पेंडिंग होती है उसको थोड़ा सा रेशनलाइज किया जाए, बिकॉज जो कैपिटल कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है किसी भी सेटअप को करने के लिए। अगर आप ऐसे आइडिया लगा लीजिए कि अगर आप एक एक कॉलेज में एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना चाहते हैं नेटवर्क का, या फिर आप एक छोटी कंपनी सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कितना इंफ्रा की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कंट्री लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी का मेन इनिशिएटिव यही था कि गवर्नमेंट स्पेंड करेगी बहुत सारा डेटा सेंटर्स बनाने के लिए और उनको कन्वर्ट करेंगे क्लाउड में। तो बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो काफ़ी सक्सेसफुल है। तो ये आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसके क्या क्या हाइलाइट्स हैं और क्या क्या ऑपरेशन लेवल पे इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो की हाइलाइट्स जैसा कि हमने बोला, G2C मॉडल है, गवर्नमेंट टू सिटीज़न। G2G भी पहले हुआ करता था एक मॉडल। तो G2C में जहाँ पे सरकार सिटीजन्स तक पहुँचने के लिए डिजिटल सर्विसेज का यूज़ करना चाहती है, जैसे कि रीच थोड़ा सा फास्ट हो, अक्रॉस इंडिया हो, रूरल एरिया तक भी हम डिजिटल प्रेजेंस के थ्रू पहुँच सकें। और नेशनल क्लाउड है। अब बात करें अगर नेशनल क्लाउड पे बाकी कंट्रीज़ ने क्या क्या किया हुआ है, तो यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी स्टार्ट की थी 2011 में। यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने पॉलिसी स्टार्ट की थी क्लाउड फर्स्ट की 2013 में। ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट की अराउंड 2014 और 17 में। तो ऐसे सिंगापुर ने स्टार्ट किया। कुछ एक्सप्लिसिट क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी नहीं है, लेकिन हाँ मतलब सिंगापुर भी क्लाउड पे काफ़ी फोकस है। कनाडा में 2017 में स्टार्ट थी। तो उस हिसाब से देखें तो इंडिया ने काफ़ी सही टाइम पे ये मूव लिया 2013 में। तो क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है नेशनल क्लाउड। तो मेन आइडिया तो वही है, जैसे कि एफर्ट कम लगे, कॉस्ट कम हो और गो टू मार्केट जैसे हम बोलते हैं वो टाइम टू डिलीवरी थोड़ा फास्ट हो। अदरवाइज़ तो आप अगर देखिए, अगर गवर्नमेंट के कुछ भी प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर उनको
प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोक्योरमेंट में अगर टाइम देखें तो कुछ महीने कुछ साल निकल जाएंगे। लेकिन अगर क्लाउड रेडी है और क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी है और अक्रॉस इंडिया अगर आपके स्टेट डेटा सेंटर्स इनेबल्ड हैं क्लाउड के थ्रू, तो जो इम्प्लीमेंटेशन है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का वो बहुत ही फास्ट होगा। और मेन पर्पस इसका यही था कि डिजिटल सर्विसेज के थ्रू, डिजिटल प्रेजेंस के थ्रू सिटीजन्स तक पहुंचना है। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी रहा है इसमें। तो जैसे इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं, जैसे स्टेट डेटा सेंटर्स और क्लाउड डेटा सेंटर्स। तो ये इसके की हाइलाइट्स हैं, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या एसडीसी है, क्या एनडीसी है और क्या क्या इसके ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। तो ये आगे चलते हैं। तो एसडीसी और एनडीसी, तो एसडीसी हो गया आपका स्टेट डेटा सेंटर्स, एनडीसी हो गया आपका नेशनल डेटा सेंटर्स। तो जो स्टेट डेटा सेंटर्स होते हैं वेरी करते हैं साइज में। लेट्स से स्टेट डेटा सेंटर एक हो सकता है 1500 स्क्वायर फीट से 4000 स्क्वायर फीट का। नेशनल डेटा सेंटर जो है वो होती, उसकी कैपेसिटी हो सकती है थाउजेंड्स ऑफ रैक्स। अगर आप डेटा सेंटर्स की टर्मिनोलॉजी से काफ़ी अच्छे से परिचित हैं तो उसमें रैक्स होती हैं। तो और इनका मेनली ये है कि जो पूरी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो इसको मैनेज करती हैं। जो नेशनल डेटा सेंटर्स है उसको एनआईसी मैनेज करता है। और तो इस हिसाब से जो स्टेट डेटा सेंटर्स हैं और जो नेशनल डेटा सेंटर्स हैं उनको क्लाउड रेडी करके नेशनल क्लाउड और स्टेट लेवल का क्लाउड बनाया गया है। तो और एक और पहले होता था कि जो भी आपके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट होते थे उसमें कैपिटल कॉस्ट होता था इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि इतने रैक्स लगेंगे, डेटा सेंटर के सेटअप में इतना टाइम लगेगा, फिजिकल सर्वर्स एंड ऑल। तो अब वो सब कॉस्ट क्लाउड में कन्वर्ट होने के बाद ऑपरेशनल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी एक फंडिंग मॉडल में थोड़ा सा एक चेंज है, लेकिन थोड़ा फास्टर है, ऑपरेशनल कॉस्ट इजी टू मेंटेन है और डिसीजंस फास्ट हो सकते हैं। आप आराम से कोई भी प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है तो आपको पता है क्लाउड है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि अभी मेरे को 6 महीने नहीं लगेंगे प्रोक्योरमेंट करने में। तो वो इसका ऑपरेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे अब जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स, लेट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया है, कुछ और क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स हैं। तो पहले क्या होता था, उनका डेटा उन्हीं के पास, उन्हीं की बिल्डिंग में, उन्हीं के सर्वर्स में रहता था। लेकिन क्लाउड के आने के बाद थोड़ा बाउंड्री हट जाती है और बाउंड्री थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है। तो डेटा फ्लो हो सकता है आपका डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अगर एक्सेस देना है, या फिर स्टेट डेटा सेंटर्स में है या क्लाउड में है। तो आपके पास एक एक मेंटल जो बाउंड्री थी कि मेरा डेटा मेरी ही बिल्डिंग में है, वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। तो चेंज मैनेजमेंट की एक बात आती है, एक्सेप्टेंस फॉर चेंज, कि हम क्या इस चेंज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज है ग्राउंड लेवल पे। बाकी तो अच्छी चीज़ है कि एक्सेसिबिलिटी है, आप डेटा अवेलेबल है, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और डेटा सेंट्रलाइज भी अगर अवेलेबल किया जा सकता है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव ऐसे लिए जा सकते हैं जो कि डेटा ओरिएंटेड हों। अगर आपके पास एक कंसोलिडेटेड डेटा अवेलेबल है, बहुत ही सिक्योर डेटा मान लो नहीं है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है, डेटा जो कि शेयर किया जा सकता है, उस डेटा के बेसिस पे बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं अगर सेंट्रलाइज डेटा अवेलेबल है तो। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मेघराज पे डिप्लॉयड हैं। ई प्रोक्योरमेंट हो गया, भूमि मंडी, और आई थिंक डिजी लॉकर एंड ऑल, जो भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे मेघराज पे इम्प्लीमेंटेड हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है इसमें। तो ऑपरेशन वाइज काफ़ी अच्छा है। ओनली थिंग इज़ कि एक और पॉलिसी है कि अब कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें पहले आपको एक चेक करना होता है, वैल्यूएशन करना होता है कि इस एप्लीकेशन को स्टेट डेटा सेंटर या क्लाउड पर क्यों नहीं किया जा सकता है। तभी आप किसी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आगे चलते हैं, इसमें प्राइवेट कंपनीज के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिकॉज नाम से तो आपको ऐसा ही लगेगा कि गवर्नमेंट क्लाउड है तो गवर्नमेंट की ही एजेंसीज को मेंटेन करेंगी, गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट चलेंगे, लेकिन क्या इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का कोई रोल है? तो नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। तो प्राइवेट कंपनीज के लिए कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि
इनका एक मार्केट प्लेस है, गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस है जिसको हम बोलते हैं GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ई गॉव ऐप स्टोर भी इसको बोलते हैं, नेशनल ई गॉव ऐप स्टोर। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट की एजेंसीज ही उसमें एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। जो भी कंप्लाइंस हैं उसके साथ अगर आप कंप्लाई करते हैं, अडेयर करते हैं, तो एज ए प्राइवेट प्लेयर भी आप उस पर नेशनल जो ई गव ऐप स्टोर है उस पर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बना सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। फिर आता है आपका CSPs, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का ये है कि ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं। तो बिकॉज गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेड बैंडविड्थ है, गवर्नेंस पूरा गवर्नमेंट के पास रहेगा, लेकिन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, जो कि प्राइवेट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो गवर्नमेंट के साथ एम्पेनलमेंट बोलते हैं इसको, CSP एम्पेनलमेंट बोलते हैं, इसका मतलब सूचीबद्ध होना या गवर्नमेंट के साथ टाई अप करना। तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट हैं, इसमें डिटेल में स्लाइड में उन्होंने नहीं लिखे, लेकिन जैसे आपको अगर मैं बताऊं तो कुछ सर्टिफिकेशंस के रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे ISO 27001, ISO 20000, 27017, 27018, TIA 942। और बाकी डेटा, जैसे डेटा जो है होस्टिंग जो होगी गवर्नमेंट की डेटा की, वो विद इन कंट्री मैंडेटरी होती है। और कोई भी लीगल इश्यूज नहीं होना चाहिए अगर आप ऐसे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। और जो DR सेटअप होता है उसका जैसे मिनिमम डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर्स होना चाहिए। सो अगर आप ये सब चीज़ें कंप्लाई करते हैं तो आप CSP प्रोवाइडर बन सकते हैं मेघराज के लिए। और जो भी गवर्नमेंट की गवर्नेंस है उसको आप अगर कंप्लाई करेंगे तो आप गवर्नमेंट के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेघराज के साथ। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल अमेज़ॉन या माइक्रोसॉफ्ट का ही एम्पेनलमेंट है मेघराज के साथ। अगर आप देखेंगे तो जहाँ तक मुझे पता है कि मिनिमम 13 या 15 ऑलरेडी CSPs हैं जो गवर्नमेंट के साथ एम्पेनल्ड हैं, जैसे अमेज़ॉन है, BSNL है, कंट्रोल एस है डेटा सेंटर्स, और ESDS है, IBM है, नेट मैजिक है, नेक्स्ट्रा, टाटा कम्युनिकेशन, वेबवर्क्स है, HP है, सिफी है। सो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी एम्पेनल हो चुकी हैं। और गवर्नमेंट भी एंटरटेन करती है, ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड प्लेयर्स को एंटरटेन करते हैं, गवर्नमेंट भी चाहती है कि कोई वेंडर लॉक इन ना रहे। तो मेन पर्पस वो भी है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा CSPs को इनेबल किया जाए जिससे कि कोई भी वेंडर लॉक इन ना रहे। और बाकी यूज़ केस वाइज तो ये कि अब फ्यूचर का तो टारगेट यही है कि गवर्नमेंट के मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेघराज क्लाउड पर जाएं या फिर स्टेट डेटा सेंटर्स पर, जहाँ पर जो भी एप्लीकेबल है। तो बात करेंगे हम फ्यूचर में अब इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो आइडिया ये है कि जो भी डेटा सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्पेंड किया इंफ्रा का, एक कंट्री लेवल पे आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंड है और कितना बड़ा इंफ्रा अवेलेबल किया है स्टेट डेटा सेंटर्स के लिए। तो जो सिटीज़न फेसिंग पोर्टल्स हैं, सिक्योर्ड एप्लीकेशंस हैं, ये सब जो है मेघराज के थ्रू और GI क्लाउड बोलेंगे उसके थ्रू सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए जाएँ। सिटीजन सेंट्रिक जो भी एप्लीकेशंस हैं या गवर्नमेंट के भी हैं। तो बहुत सारे दो तरीके हैं, एक तो है कि कुछ जो एप्लीकेशन बहुत सिक्योर हैं उनको प्राइवेट क्लाउड में रखना, और जो जो एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हैं, डेटा PII डेटा शेयरिंग का कोई इशू नहीं है, वो एप्लीकेशन जो है पब्लिक क्लाउड में शेयर किए जा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप प्राइवेट प्रोवाइडर हैं तो CSPs हैं तो उनकी अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं। जैसे अगर आप CSP हैं तो वर्चुअलाइजेशन और हार्डनिंग और हाइपरवाइज़र और टिपिकल फिजिकल लॉजिकल नेटवर्क का सेगमेंटेशन और सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, और डिज़ास्टर रिकवरी सिस्टम होना चाहिए। तो एज ए CSP बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो कि आप आराम से कंप्लाई कर सकते हैं और इसमें एंट्री कर सकते हैं। और बाकी अगर हम बात करें कि फ्यूचर फ्यूचर क्या दिख रहा है मेघराज का, अब तो अभी तो आपको पता चल गया कि केवल ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही चलेगा, इस तो G2C। तो फ्यूचर में डेटा सेंटर सारे क्लाउड रेडी होंगे, और जो है मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो है सारे क्लाउड पर ही होंगे। जनरली नए प्रोजेक्ट्स जो भी आ रहे हैं वो या तो SDC में हैं या फिर आपके
मेघराज पर हैं, जितने भी अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स हैं डिजिटाइजेशन के, वो मोस्टली मेघराज या फिर स्टेट डेटा सेंटर्स पे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सीएसपीज़ को एम्पैनल करना ये भी एक गोल है। और गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स का कैपेसिटी बिल्डिंग भी, ट्रेनिंग और जो भी चेंज मैनेजमेंट रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स होते हैं उन सबको आगे बढ़ाना। बाकी एक जो एक विश लिस्ट टाइप से वो ये है कि जो एटलीस्ट जो गवर्नमेंट के साथ टाइड अप अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया और मे बी अदर बिग यूनिवर्सिटीज़, तो उनकी जो रिसर्च लैब होती हैं वो वो मेघराज पर हो सकती हैं। गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज रेट में या फ्री ऑफ कॉस्ट एक मेघराज के इंस्टेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स या जो रिसर्चर्स हैं वो अपना पूरा जो भी स्टडी है, रिसर्च है, वो मेघराज के थ्रू कर सकें। तो आई थिंक बहुत पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी जो आई थिंक पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी को मेघराज की आई थिंक एक्सेस मिली थी, वन ऑफ द फर्स्ट एक्सेस आई थिंक फॉर मेघराज फॉर एनी यूनिवर्सिटी। तो बहुत ही अच्छी मूव है सरकार की ये, और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में सारे एप्लीकेशन, सिटीजन सेंट्रिक और गवर्नमेंट के एप्लीकेशंस मेघराज पे होंगे और एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये डिटेल हमने कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में। अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, बिकॉज बहुत ही डीप एंड डिटेल टॉपिक है, पूरा आर्किटेक्चर है इसका, बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं मेघराज के, वो सब इतने कम टाइम में डिस्क्राइब करना थोड़ा सा टफ है। तो अगर लगता है कि उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है तो हम उसके लिए एक और वीडियो बना सकते हैं। बट आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।